Hello students, in last video lecture we have studied about the refraction of light. Now today we will study about the laws of refraction. रिफ्रैक्शन के कुछ नियम हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन में, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इज देयर इज ए ग्लास स्लैब. व्हाट इज दिस? This is glass slab. Glass slab, sorry, slab. Now, and it is kept in the medium of air. Air में रखा हुआ है. अब for example, एक लाइट रे आती है इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम बना लेंगे. There is a normal. And the angle between the normal and incident ray will be angle I, and this ray should have gone through this path. इस रास्ते से वो चली जाती, but as it is moving from rarer medium to denser medium, so it will get bend towards normal. normal की साइड ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी लाइट रे, और ये कुछ ऐसे चली जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज एंगल आर, मीन्स द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल आर. अब देखिए, यहां पे ये फर्स्ट लॉ इसी पे बेस्ड है, जिस फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं दैट इज स्नेल्स लॉ. एंड एग्जामिनेशन में कई बार स्नेल्स लॉ पूछा जाता है. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लेंगे? दैट इज साइन आई. ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लेंगे, वो होगा साइन आर. तो स्नेल्स लॉ ये कहती है कि साइन आई और साइन आर का ये जो रेशियो है, साइन आई अपॉन साइन आर, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अब इसको लिखा कैसे जाएगा? देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब सवाल ये है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो किस पे डिपेंड करने वाला है? समझना इस चीज को, किस पे ये डिपेंड करने वाला है. मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंटेनर में है वाटर, जो कि यहां तक फिल्ड है. एक लाइट रे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई जितने में ग्लास में आई थी. ठीक है, तो लाइट रे कुछ ऐसे एंटर हुई, ये नॉर्मल बन गया. अब देखिए, लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये बैंड हो गई, और बैंड होने की बजाय लाइट रे ऐसे चली गई. अब देखिए एक चीज कि ये भी एंगल आई बना और ये एंगल आर बना. यहां आप देखेंगे कि दोनों में एंगल आई तो सेम है, लेकिन एंगल आर सेम नहीं है, अलग अलग है. क्यों ये अलग अलग हो गए? क्यों ये डिफरेंट हैं? वो डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. क्या समझ में आ गई बात? तो ये दोनों रेशियो जो है वो किस पर डिपेंड, ये साइन आई और साइन आर, ये जो साइन के जो एंगल्स हैं, ये किस पर डिपेंड करने वाले हैं? ये डिपेंड करने वाले हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा मटेरियल. जितना ज्यादा डेंसर होगा मटेरियल, उतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी, और जितना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस होगी उतना ज्यादा वो बैंड होगी. मैं ये स्टेप लिख देता हूं. देखिए, जितना ज्यादा डेंसर, मैं ऊपर की तरफ निशान लगा रहा हूं एरो का, जितना ज्यादा डेंसर उतनी ज्यादा वेलोसिटी रिड्यूस. ठीक है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी रिड्यूस उतनी ज्यादा
लाइट वे बैंड, जितनी ज्यादा लाइट वे बैंड होगी एंगल आई उतना ही कम होगा। क्या समझ में आ गई बात? तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये किस पे डिपेंड करने वाला है? दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर विल बी डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा? जहां लाइट वे जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या समझ में आ गई बात? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ तो आपको मालूम है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ पढ़ी थी वही सेकेंड लॉ यहां भी अप्लाई होती है। वो कौन सी है? देखिए, इंसिडेंट वे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वे will lie in the same plane। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। अब बात करते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स की, मतलब कि वो मीडियम ऐसी चीजें जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज सकती हैं। तो उसमें हम बात करेंगे लेंसेज की। ठीक है, तो देखिए लेंस पढ़ते हैं। देखिए लेंस समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास का बाउल है, सॉलिड ग्लास का बाउल है, ठीक है, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं। तो वो सॉलिड ग्लास का बाउल कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, बाउल नहीं, बॉल है, स्फेरिकल फॉर्म में है। बाउल नहीं है, बॉल है, स्फेरिकल फॉर्म में ग्लास का स्फीयर है, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं। अब आपने क्या किया, इस बॉल को, इस स्फीयर को आपने दो पार्ट्स में कट कर दिया। तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, एक इस पार्ट में कट किया और एक इस पार्ट में कट कर दिया, ठीक है, और बीच वाले पार्ट को आपने रिमूव कर दिया, जैसा कि आपने स्फेरिकल सरफेस में भी किया था। बीच वाले पार्ट को कम कट कर दिया। अब देखिए आपके पास दो सरफेसेस मिल चुके हैं आपको। एक सरफेस ये है जिसको सरफेस 1 बोल दिया, और शॉर्ट में बोलें तो इसको हम क्या बोल दें, S1। और एक सरफेस ये है आपके पास सरफेस 2, जिसको हम शॉर्ट में बोल दें क्या, S2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सरफेसेस को, एक जो इस शेप में है और दूसरा जो इस शेप में है, हमने इन सरफेसेस को दोनों को इस तरह से मिला दिया। तो आपको एक लेंस मिल गया। क्या शेप है इस लेंस की और इस लेंस को बोलेंगे क्या, तो बना के देखते हैं। तो आपको जो लेंस मिला वो लेंस ये मिला, ये लेंस मिल गया आपको, दोनों को आपने मिला दिया, ये लेंस मिल गया। ये वाला सरफेस क्या हो गया, S1, और ये वाला सरफेस S2।
क्या समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो लेंस है इसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे हम क्या? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, यही सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस को क्या किया आपने? पहले आपने जहां इन सरफेसेस को ऐसे ज्वाइन किया था, अब इन सरफेसेस को आपने ऐसे पलट दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया। मतलब पहले आपने ऐसे ज्वाइन किया था, अब दोनों को आपने पलट दिया और पलटने के बाद ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपको जो लेंस मिल जाएगा वो लेंस कुछ ऐसा मिलेगा। This will be the shape of lens and this will be known as concave lens. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस समझ में आ गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? तो किसी भी एक लेंस के बेसिस पे हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, दूसरे में भी सेम अप्लाई होती है। तो मैं कॉनकेव लेंस को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं यहां से, हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे इसके बेसिस पे। और बोर्ड पे लिख के जो मिटा दिया वो आपको लिखना है नोटबुक में, छोड़ना नहीं उसको। ठीक है, तो देखिए ये कॉनकेव लेंस है। अब हमने क्या किया, एक ये लाइन कौन सी है? ये लाइन हो गई क्या? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, ठीक है, ये लाइन और इस लेंस की जो लाइन है वो लाइन जहां मिलती है, लेंस को आपने ज्वाइन किया तो जो सेंटर लाइन है वो लाइन जहां मिलती है उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ओ से। अब देखिए एक चीज, ये जो सरफेस वन है, ये सरफेस वन जिस स्फीयर से आपने कट किया था वो स्फीयर ये था। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सरफेस का भी कोई इस स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, सेंटर ऑफ, और हमने उस सेंटर को हमने कहा ये वो जगह थी जिसको आप मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के नाम से जानते थे, लेकिन यहां सी के नाम से नहीं जानोगे आप। ठीक है, यहां सी के नाम से नहीं जानोगे। देखिए, क्योंकि एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा कि C इज इक्वल टू ट्वाइस एफ होता है, 2f होता है, तो ये हो गया क्या? 2f। और क्योंकि ये सरफेस वन का है तो इसको नाम दे दिया क्या? 2f1। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, सेंटर के डिस्टेंस के बीच को अगर हाफ से डिवाइड कर दिया जाए, आधे में डिवाइड कर दिया जाए, तो यहां पे कोई पॉइंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? f1। यहां से यहां तक 2f1 और आधा क्या हो गया? f1। सिमिलरली यहां पे ये हो गया क्या? f2 और आगे क्या हो गया? 2f2। क्या समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो अब ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं लेंस में। वो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं? तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन तो हम कल करेंगे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स देख लेते हैं इन लेंसेज। लेंस में इमेज फॉर्मेशन के रूल नंबर 1, वो नंबर 1 क्या है? सबसे बड़ा रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी भी लेंस के, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट अगर पास हो रही है तो वो लाइट जो है बिना किसी डेविएशन के, मतलब बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी वो। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, तो द लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड, वह बिना मुड़े निकल जाएगी। रीजन अभी बताता हूं मैं कि उसका रीजन क्या होगा। ठीक है, तो लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर
विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड। तो पहले उसका रीजन समझ लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो भी लाइट वे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, फॉर एग्जांपल एक लाइट वे ये हो गई, दूसरी ये हो गई, या तीसरी ये वाली लाइट वे हो गई। इन लाइट वेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी लाइट वे जो लेंस का सरफेस है उस पर एंगल बना रही है 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए, ये वाली लाइट वे जिस पार्ट पे इंसिडेंट कर रही है वहां पे कुछ ऐसा पार्ट है, ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये लाइट वे ऐसे आई, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। क्या समझ में आ गई बात? तो जब लाइट वे एंगल बनाती है 90 डिग्री तो वो सीधी निकल जाती है, बिना डेविएशन के जाती है वो। क्या क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गई? ठीक है, बिना डेविएशन के वो जाएगी। क्यों बिना डेविएशन के जाएगी? बिना डेविएशन के क्यों जाएगी? देखिए, बिना डेविएशन की क्यों जाएगी ये समझिए। आपके पास फॉर्मूला है क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब देखिए कि उस कंडीशन में हुआ क्या कि आपके पास लाइट वे आई कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री एंगल बनाया उसने, 90 डिग्री एंगल बनाया, लेकिन नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? आप जो एंगल मेजर करते हो सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके ही तो मेजर करते हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो साइन यहां क्या हो गया? 0 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? साइन 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब साइन 0 अगर 0 तो सारी वैल्यूज, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? म्यू इंटू साइन आर, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो लाइट वे जब नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 0 डिग्री, सरफेस के साथ तो वो 90 डिग्री बना रही है, लेकिन नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो उसके साथ जब एंगल बना रही है 0 डिग्री तो लाइट वे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? लाइट वे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए अब आगे। तो फर्स्ट, लाइट वे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। सेकंड, जो लाइट वे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से जाएगी। ये स्फेरिकल सरफेसेस का ही जो कॉन्सेप्ट है वही है। एक ये हो गया। दूसरा, जो लाइट वे फोकस से आएगी वो पास कहां से होगी? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दो लॉज पुराने हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। दो रूल्स पुराने हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ये एक नया रूल है। ठीक है, चलिए अब कल हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे करेंगे।